हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा है नदर्न इंडिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम 800 से 1000 CE टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से 3 एम्पायर है जो आए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए 7th सेंचुरी में हर्षा का जो एम्पायर है उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो बन के आते हैं नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में एंड साउथ इंडिया में। गुप्ता एम्पायर की तरह जो हर्षा का एम्पायर जो है, गुप्ता और हर्षा एम्पायर की तरह कोई भी किंगडम नॉर्थ इंडिया में वो गंगा वैली को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ गुप्ता और हर्षा एम्पायर ही कंट्रोल करते हैं इसको, गंगा वैली को। गंगा वैली उसका जो पॉपुलेशन है और बहुत सारे उसकी जो रिसोर्सेज है वो बेसिस था, जिसकी वजह से गुप्ता रूलर्स और हर्षा वो एबल थे एक्सटेंड करने के लिए अपना कंट्रोल ओवर गुजरात, विच विद इट्स रिच सी पोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरसीज ट्रेड। तो उस वक्त गुजरात पे कंट्रोल होना और ये जो गंगा है, गंगा पे कंट्रोल होना एम्पायर को प्रोस्पेरिटी लेके आता था, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी और गुजरात क्योंकि ये क्या था, एक सी पोर्ट था, तो यहाँ से बहुत इजी होता था ट्रेड करना दूसरी कंट्रीज़ में। मालवा राजस्थान की अगर हम बात करें, एसेंशियल लिंक थे गंगा वैली और गुजरात के बीच में। तो जो रूलर्स थे वो चाहते थे मालवा राजस्थान पे भी अपना कंट्रोल करना। ये जो डिफाइंड ज्योग्राफिकल लिमिट्स थी एम्पायर की नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में चोलास वर एबल टू ब्रिंग द कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा। 3 इंपॉर्टेंट ये डेल्टा है साउथ इंडिया में, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, अंडर देयर कंट्रोल। तो ये किसके कंट्रोल में था? चोला के था। तो इसी वजह से चोला क्योंकि कंट्रोल कर लेता है तीनों डेल्टास पे, तीनों रिवर पे, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, सो इसकी वजह से वो एक सुप्रीमेसी अटेन करते हैं साउथ इंडिया में। लार्ज स्टेट्स आते हैं नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में 750 और 1000 के बीच में। इनमें से एक होता है पाला, जो ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करता है। कहाँ पे? मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी तक। पाला के बाद आता है फिर प्रतिहारा। आपका प्रतिहारा एम्पायर जो डोमिनेट करता है वेस्टर्न इंडिया को एंड अपर जैंजेटिक वैली टिल द मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी। और फिर आता है राष्ट्रकूटा एम्पायर जो डेक्कन को डोमिनेट करता है। ये जो टेरिटोरीज है नॉर्थ और साउथ इंडिया में उनको भी कभी कभी कंट्रोल कर लेता है। ये जो 3 एम्पायर होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। प्रोवाइडेड स्टेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ ओवर लार्ज एरियाज, एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर, दे बिल्ड पॉन्ड्स एंड canals and gave patronage to arts and letters including temples. Of the 3, राष्ट्रकूटा एम्पायर सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल करता है। इट वॉज नॉट ओनली द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द टाइम, बट राष्ट्रकूटा जो एम्पायर है वो ब्रिज की तरह काम करता है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, किसमें? इकोनॉमिक और कल्चरल मैटर्स में। अब यहाँ पे स्ट्रगल होता है डोमिनेशन के लिए नॉर्थ इंडिया में। पाला एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हर्षा की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पे एक पीरियड आता है पॉलिटिकल कन्फ्यूजन का। कुछ टाइम के लिए ललिता आदित्य जो कश्मीर के रूलर होते हैं वो पंजाब को अपने कंट्रोल में लाते हैं और पंजाब के साथ साथ वो कन्नौज को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जो हर्षा के दिन से ही एक सॉवरेंटी का सिंबल था। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया के, एक पोजीशन विच दिल्ली वॉज एक्वायर लेटर। अब यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है कन्नौज का। वो इम्प्लाई करता है कंट्रोल किसका? अपर जैंजेटिक वैली का और उसकी रिच रिसोर्सेज का। किसमें? ट्रेड में, एग्रीकल्चर में। ललित आदित्य ने बंगाल को इन्वेड किया था या फिर गोड को, और उन्हें बहुत, इसका जो किंग था उसको मार दिया था, बट उनकी जो पावर है वॉन्ड विद द राइज ऑफ द पालास एंड द गुर्जरा प्रतिहारा। पाला प्रतिहारा एक दूसरे के साथ वो उनका क्लैश हुआ था क्योंकि उनको कंट्रोल करना था एरिया जो बनारस और साउथ बिहार के बीच में है। बनारस और साउथ बिहार के बीच में एरिया वो था जिसकी बहुत रिच रिसोर्सेज थी और उनका इम्पीरियल ट्रेडिशंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप था।
प्रतिहरा भी क्लैश करते थे राष्ट्रकूटास के साथ, किसमें, डेक्कन के जो राष्ट्रकूटा थे उनके साथ। तो इन तीनों एम्पायर का आपस में क्लैशेस होता रहता था। पाल का जो एम्पायर था उनके फाउंडर थे गोपाल। 750 के अराउंड उन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था। इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाला। जब वो उनको एक इलेक्ट किया जाता है, मैन, कुछ नोटेबल मैन होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं एज देयर किंग। सो गोपाल वॉज नॉट बोर्न इन हाई मच लेस रॉयल फैमिली। ऐसा नहीं है कि ये जो गोपाल है ये रॉयल फैमिली का एक पार्ट रहे हो। उनके जो पिताजी थे वो एक सोल्जर थे। तो उन्होंने बंगाल को जब अपने उनका कंट्रोल होता है तो ये यूनिफाई कर देते हैं बंगाल को, और जो मगध होता है बिहार उसको ये अपने कंट्रोल में ले आते हैं। गोपाला जो है वो सक्सीड होते हैं अपने बेटे से। उनके बेटे का नाम होता है धर्मपाला, जो 810 AD 810 तक उनका रूल होता है। इनकी जो रेन है वो मार्क्ड होती है एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, किसके बीच में, पालास, प्रतिहरा और राष्ट्रकूटा के बीच में। क्योंकि ये तीनों जो एम्पायर है, पाला, प्रतिहरा, राष्ट्रकूटा, ये कंट्रोल करना चाहते हैं कन्नौज को, जो कि नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड था। प्रतिहरा के जो रूलर है वो दे एडवांस्ड अपॉन गोड बंगाल, बट बिफोर अ डिसीजन कुड बी टेकन, प्रतिहरा रूलर was defeated by the राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव। प्रतिहरा हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बंगाल का, लेकिन फिर क्या होता है, प्रतिहरा के जो रूलर है उनको राष्ट्रकूटा के जो रूलर है ध्रुव वो डिफीट कर देते हैं। एंड इसकी वजह से जो प्रतिहरा के रूलर है उनको एक रेफ्यूजी लेना पड़ता है राजस्थान में के डेजर्ट में। ध्रुव वापस लौट के आते हैं डेक्कन में। दिस लेफ्ट द फील्ड फ्री फॉर धर्मपाला। फिर धर्मपाला ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। धर्मपाला कन्नौज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वहाँ पे एक दरबार लगाते हैं जो अटेंडेड था वसाल रूलर्स जो आते हैं पंजाब के और ईस्टर्न राजस्थान के एटसेट्रा। एंड वी आर टोल्ड दैट कि जो रूल है धर्मपाला का वो नॉर्थ वेस्ट तक पूरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड परहैप्स इसमें मालवा भी आ जाते हैं, बिरार भी आ जाते हैं। सो अपेरेंटली दिस इम्प्लाइड दैट के जो रूलर्स थे इन एरियाज़ के वो सुजरेनिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं धर्मपाल की। धर्मपाल की अपनी जो पावर है वो मजबूत नहीं कर पाते हैं नॉर्थ इंडिया में। प्रतिहरा की जो पावर है वो नागभट्टा 2 के अंडर रिवाइव होती है। धर्मपाला जब पीछे हटते हैं, बट धर्मपाला फिर मुंगेर के जो आसपास इलाका है वहाँ पे उनको डिफीट कर जाता है। तो इस तरह से बिहार और मॉडर्न जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन होता है पाला प्रतिहरा के बीच में। पाला प्रतिहरा आपस में झगड़ा करते हैं क्योंकि उनको ईस्ट उत्तर प्रदेश और जो आपका ये है बिहार है उस पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। हावेवर जो बिहार होता है इन एडिशन टू बंगाल, बिहार किसके कंट्रोल में रहता है, पालास के कंट्रोल में ही रहता है ज़्यादा टाइम के लिए। नॉर्थ में जब फेल हो जाता है, फेलियर इन द नॉर्थ कंपेल्ड द पाला रूलर कि वो अपनी एनर्जीज को दूसरे डायरेक्शन में टर्न करे। देवपाला जो कि बेटे होते हैं धर्मपाला के, वो 810 AD में किंग बनाए जाते हैं। 40 साल तक इनका रूल चलता है। तो ये अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लेते हैं असम तक, ठीक है, और कुछ पार्ट्स उड़ीसा के भी इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। प्रोबेबली एक पार्ट है मॉडर्न नेपाल का, वो भी पाला के कंट्रोल में आता है। थस हम कह सकते हैं 100 साल तक 8th सेंचुरी से लेके टू द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी पाला के जो रूलर्स हैं वो ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करते हैं। कभी कभी उनका जो कंट्रोल है वो वाराणसी तक भी आ जाता है। तो ये जो पावर है इज अटेस्टेड टू बाय एन अरब मर्चेंट सुलेमान जो आते हैं इंडिया में, आते हैं मिडिल में 9th सेंचुरी की, और वो इसके बारे में लिखते भी हैं। तो वो पाला का जो किंगडम है उसको रूमा बोलते हैं, रूमा धर्मा, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है धर्मपाला का। और ये कहते हैं कि जो पाला के रूलर थे वो उनका झगड़ा होता है अपने नेबर्स के साथ। नेबर्स कौन, जैसे प्रतिहरा और राष्ट्रकूटा।
बट उनके जो ट्रूप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस होते हैं दैट हिज एडवर्सरीज। ये कहते हैं कि ये कस्टमरी था पाला किंग का कि वो 50,000 की एलिफेंट के साथ जाए और 10,000 से 15,000 मेन उनकी आर्मी में सिर्फ वो थे जो कि कपड़े धोते थे। एंड इवन इफ दीज फिगर्स में बी एग्जजरेटेड, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पाला जो है उसकी कितनी बड़ी मिलिट्री फोर्स थी एट देयर डिस्पोजेबल। लेकिन वी डू नॉट नो वेदर दे हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी या फिर उनकी जो फोर्सेस है वो फ्यूडल लिवाइज ही कंसिस्ट करती थी। अगर हम देखें इंफॉर्मेशन पालास के बारे में जो कि टिबेटन क्रॉनिकल से हमें मिलती है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये 17वीं सेंचुरी में लिखी गई हैं। इनके हिसाब से पाला के जो रूलर्स थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, उसको पेट्रोनाइज करते थे, राइट। एंड जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी कहाँ पे है, बिहार में, विच हैड बीन फेमस ऑल ओवर द ईस्टर्न वर्ल्ड, इट वॉज ऑल्सो रिवाइव्ड बाई धर्मपाला। इसमें 200 जो विलेजेस होते हैं वो दे दिए जाते हैं उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए। सो ही ऑल्सो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो सेकेंड यूनिवर्सिटी होती है फेम में नालंदा के बाद। अगर हम इट वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन होता है गंगा की नदी के बैंक पे मगध में। तो सराउंडिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है। पाला जो है वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे विहारास भी बनाते हैं जिसमें बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोंक है वो रहते हैं। विहारास क्या होते हैं, विहारा देखिए वो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक क्या करते हैं, रहते हैं, राइट। सो पाला रूलर्स के बहुत क्लोज कल्चरल रिलेशंस होते हैं तिब्बत के साथ। अब यहाँ पे क्या था कि बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे संतरक्षिता एंड दीपानकरा, जिनको हम अतीसा भी बोलते हैं, तो उनको इनविटेशन मिला तिब्बत से और यहाँ पे इन्होंने एक नई तरह की जो बुद्धिज़्म है उसको इंट्रोड्यूस। एज ए रिजल्ट बहुत सारे जो तिब्बतन बुद्धिस्ट थे वो कहाँ पे गए, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में गए। ऑल्दो ये जो पालास थे ये भी बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे। दे ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर पैट्रोनेज टू सेविज्म एंड वैष्णविज्म। तो बुद्धिज़्म के साथ साथ ये जो है हिंदुज़्म को भी प्रमोट करते थे। इन लोगों ने बहुत सारी ग्रांट्स दी ब्राह्मणास को, कहाँ से, नॉर्थ इंडिया से, जो कहाँ पे गई, बंगाल गई। उनके सेटलमेंट्स की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो कल्टीवेशन था, कल्टीवेशन का एक्सटेंशन हुआ उस एरिया में, और वहाँ पे जो बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट और फूड गैदरर्स की जो पॉपुलेशन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वहाँ पे सेटल डाउन हुए, और सेटल डाउन होके उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया परमानेंट। प्रॉस्पर हो रहा था बंगाल, क्योंकि बंगाल जो है बहुत सारी वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी वजह से बंगाल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रेड भी बढ़ रहा था और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ रहे थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जैसे बर्मा, मलाया, जावा एंड सुमात्रा, ठीक है, ऑलराइट। ट्रेड भी था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, बहुत प्रॉफिट वहाँ के लोगों को मिलता था, और इसकी वजह से यहाँ पे पाला जो एम्पायर है उसकी भी प्रॉस्पेरिटी को इसने एड किया, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर इन कंट्रीज से बंगाल में फ्लो होने लगा। अब जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करती थी। ये लोग बुद्धिस्ट थे। इनका जो रूल था मलाया, जाया, सुमात्रा के ऊपर था, और जो कुछ नेबरिंग आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी इनका रूल था। बहुत सारी एम्बेसीज भेजी जाती है पाल के कोर्ट पे, पाला एम्पायर के कोर्ट पे, ताकि एक परमिशन मिल जाए नालंदा यूनिवर्सिटी पे मोनेस्ट्री बनाने के लिए। और उन्होंने पाला के जो रूलर थे देवपाल, उनको बोला कि आप जो 5 विलेजेस हैं वो दे दीजिए इसको, इसके मेंटेनेंस के लिए। सो ये जो रिक्वेस्ट है वो ग्रांट कर दी जाती है,
और इसकी वजह से और ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट्स है, रिलेशंस है, वो दो एम्पायर्स के बीच में मजबूत होते हैं। देखिए, चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।